हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एडू एजाइल के 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज रिवीजन सीरीज के लेक्चर में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। साथ ही साथ यदि आपने इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें भी गो थ्रू कर लीजिए। वो सभी आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपसे ऑलरेडी सब कुछ आता है, आपने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन अब दिन बचे हैं रिविजन के। तो इसीलिए हम आपको यही बोलेंगे या हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ बार बार इस सीरीज़ को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो। और हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, आप उसमें भी जा करके अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एग्जाम स्ट्रेस के कारण जब आप कभी कभी जो गलत आंसर लगा पाते हैं वो आपको नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, जिसके कारण आप सही आंसर वहाँ पर क्लिक करके आएंगे। तो आज का वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे तो आज के वीडियो में आएगी यूनिट 6, जो कि किस पे बेस्ड है, वो है इकोनॉमी पे बेस्ड। इकोनॉमी जो कि काफ़ी रिच सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो इसे आप कंसाइज मैनर में कम से कम टाइम में कैसे रिवाइज करेंगे, हम इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का वीडियो बनाया है, जहाँ पर आपसे हम कुछ सेक्शंस डिवाइड करेंगे, कुछ सेगमेंट्स में हम बात करेंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इतने शॉर्ट वीडियो में यदि आप 5 क्वेश्चन सही से लगा पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे वित्तीय संस्थाएं, और इसमें आएंगी आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एमएससी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। साथ ही साथ हम कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सभी किस लिए होते हैं, इनके बढ़ने घटने से क्या मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये सभी हम देखेंगे। साथ ही साथ इन संस्थानों के बारे में देखेंगे कि ये कब बनाए गए थे, इसे किसने रिकमेंड किया था, यानी कि इसकी सिफारिश किसने की थी, इसके पहले गवर्नर कौन थे, करंट में गवर्नर कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारत की जो मुद्रा है वो इकाई मतलब मौद्रिक इकाई है, वो क्या है, रुपया है, जिसमें 100 पैसे होते हैं। ये दार्शनिक प्रणाली पे डिपेंडेंट है या आधारित है, तो इसे हम डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम पे आधारित क्या है, या जो भारत की मुद्रा है वो किस पर आधारित है, किस प्रणाली पर, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो दार्शनिक प्रणाली पर आधारित है। फिर भारत में जो दार्शनिक प्रणाली है कब आई थी, तो ये 1947 में नहीं 1957 में आई थी, 1957 में। साथ ही साथ यहाँ पर नए पैसे का प्रचलन भी हुआ था। फिर 1 जून 1964 यानी 1 जून 1964 में जो नया पैसा था इसे पैसे में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर हम जब बैंकिंग की बात करते हैं तो जो आधुनिक बैंकिंग है इसका विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो नीदरलैंड में हुआ था 1609 में यानी 1609 में। फिर जो पहला प्रबंधित बैंक था वो कौन सा था, तो वो था अवध कमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में बना था, 1881 में। फिर हम देखेंगे देश का जो पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक है तो वो कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक है। ये कब बना था, तो 1894 में, 1894 में बना था। फिर अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बैंक की तरफ, जो कि है हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, दिनेश कुमार है। इस जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं यानी इंडिपेंडेंस के टाइम की जब हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के पहले 3 बैंक हुआ करते थे। पहला था बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में बना था, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बना था, और लास्ट था हमारा बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में बना था, 1843 में। इन तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में बना था। अब एसबीआई को जब हम देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। जो समिति थी जिसके थ्रू सिफारिश की गई थी तो वो थी एडी गोरवाला, 1952 में इनकी समिति के थ्रू एसबीआई को बनाया गया था। फिर इसके फंक्शंस देखेंगे तो ये क्या है, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना लाया था इन्होंने 2015 में, इस बैंक के थ्रू शुरू की गई थी, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है ये। साथ ही साथ जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला बैंक है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन बीमा के क्षेत्र में पहला बैंक कौन सा जिसने प्रवेश किया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि एसबीआई ही वो बैंक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि विदेशों में सर्वाधिक कार्यालय भी इसी के हैं, और सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा भी इसी बैंक ने खोली थी। अब नेक्स्ट जो हम बैंक देखेंगे वो है हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये शक्तिकांत दास जो है वो इसके करंट गवर्नर हैं। ये स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसकी स्थापना का प्रथम प्रयास एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पर 3 प्रयास किए गए थे। तो यहाँ पर 3 आयोग बनाए गए थे। सबसे पहला चैम्बरलेन आयोग जो कि 1914 में बनाया गया था, इसके बाद लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर दूसरा आया हमारा हिल्टन यंग आयोग जो कि 1926 में बनाया गया था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर 1931 में जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति थी उनकी सिफारिश के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई को बनाया गया।
जब हम मुख्यालय की बात करेंगे आरबीआई के, तो वो कहाँ पे है, तो वो मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था, 1949 में। आपको इस डेट को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वहाँ पे कई सारी डेट दी थी, उसमें सही ऑप्शन था 1 जनवरी 1949। फिर इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। इसके बाद स्वतंत्रता के समय कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, 1943 से 1949 तक। फिर वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं, वो कौन है, शक्तिकांत दास। फिर इसका लेखा जोखा जो होता है वर्ष के अकॉर्डिंग, वो कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को खत्म होता है। फिर इसके कार्यों की हम बात करेंगे या फंक्शंस की बात करेंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के पर्यवेक्षण ये देखते हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार के बैंक के रूप में ये कार्य करते हैं, मौद्रिक नीति देखते हैं, विदेशी मुद्रा भी ये देखते हैं, आईएमएफ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में भी ये रहते हैं, साथ ही साथ मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भी ये देखते हैं। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसके बारे में, तो वो ये है कि ये 10,000 तक की करेंसी के नोट छापने का इनके पास अधिकार होता है। और जो नोट निर्गमन प्रणाली है, ये भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली थी और इसके अंतर्गत 200 करोड़ का न्यूनतम कोष होना चाहिए था। ये 1997 आरबीआई अधिनियम के तहत आता है, जहां पर पहले 515 करोड़ थे और करंट में एक मतलब जो 200 करोड़ है, इसमें से 115 करोड़ जो होते हैं वो स्वर्ण स्टॉक के लिए होते हैं और जो शेष होते हैं वो विदेशी प्रतिभूतियों के लिए होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मौद्रिक नीति की। तो मौद्रिक नीति में कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स आती हैं जिसको आपसे पूछा जा सकता है, जैसे रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, बैंक दर हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया। इन सबके ऊपर नीचे होने से क्या अंतर पड़ता है मार्केट में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसएलआर। जो एसएलआर होता है ये सांविधिक तरलता अनुपात इसे कहा जाता है। ये क्या है, ये रोकड़ शेष यानी कि जो कुल परिसंपत्तियों के मध्य जो निश्चित अनुपात होता है उसे अपने पास रखता है। फिर हम देखते हैं सीआरआर। तो ये नगद आरक्षित अनुपात कहलाया जाता है, जिसमें जो जमा राशि होती है वो निर्धारित भाग उसका आरबीआई के पास रहता है। फिर रेपो दर की हम बात करते हैं, तो ये आरबीआई जो है वो ब्याज देता है किसे, व्यापारिक बैंक को, कुछ दर के हिसाब से। लेकिन ये जो है ये अल्पकालिक उपाय होता है, यानी कि टेम्पररी सोल्यूशन होता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। साथ ही साथ बैंक दर की जब हम बात करते हैं, जैसे रेपो दर था वैसी बैंक दर है, लेकिन ये जो होता है ये दीर्घकालीन होता है, यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम इसे मान सकते हैं। फिर हमारा होता है रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं ये ब्याज देते हैं कुछ आधार पर आरबीआई को प्रतिभूतियों के बदले। इसके बाद हम बात करेंगे एमएसएफ की, जो कि क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा। तो ये बैंकों को आपातकालीन स्थिति में क्या करता है, आरबीआई से उधार लेके देते हैं। इसके बाद आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत दो टाइप के बैंक, मतलब दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थे, एक था अनुसूचित और एक था गैर अनुसूचित बैंक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अनुसूचित था ये द्वितीय अनुसूची में वर्णित था, यानी कि इसका वर्णन था, और जबकि जो गैर अनुसूचित बैंक थे इनका वर्णन कहीं पर भी दर्ज नहीं था। फिर एक चीज़ और थी जो आपको याद रखनी की, जो नोट होते हैं हमारे, इन पर जो मूल्य होता है 15 भाषाओं में दिया रहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे नोट होते हैं उनमें जो पैसे दिए होते हैं या जो कीमत लिखी होती है, मूल्य लिखा होता है, ये कितनी भाषाओं में दिया रहता है। सही आंसर है 15 भाषाओं में। फिर हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य यानी कि मोटो क्या था, तो जो दूरगास के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बैंकिंग की सुविधाएं देना। स्टार्टिंग में सिक्किम और गोवा में था, लेकिन अब सिक्किम और गोवा के अतिरिक्त ये पूरे देश में फैला हुआ है। फिर हम बात करेंगे नाबार्ड की, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो ये 12 जुलाई 1982 में स्टार्ट हुआ था, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। साथ ही साथ इसका मुख्यालय मुंबई में है। केंद्र व आरबीआई की इसमें हिस्सेदारी होती है, तो इस तरीके से होती है कि केंद्र की 99% होती है और आरबीआई की 1% होती है। इसमें आपको एक चीज़ नोट करने की ये ज़रूरत है कि ये क्या करता है, एक स्वयं सहायता समूह है, जो कि क्या करता है, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं या अनस्ट्रक्चरल एरिया होता है, वहाँ पर ये क्या करता है, हेल्प करता है लोगों की, उनको स्टेबल करने में। फिर हम देखेंगे मुद्रा बैंक। तो जो मुद्रा बैंक होता है ये 5 अप्रैल को, मतलब 5 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट किया गया था। ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, जिसका मोटो होता है युवा, शिक्षित और आदमियों को मदद देना। तो जो छोटे आदमी होते हैं उनको 50,000 तक की मदद करते हैं, किशोर जो होते हैं उन्हें 50,000 से 5 लाख तक की, और तरुण जो होते हैं उन्हें 5 लाख से 10 लाख तक की ये हेल्प करते हैं, उन्हें उधार देते हैं। फिर हम बात करेंगे भारतीय महिला बैंक। तो ये 19 नवंबर 2013 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बहुत से बैंक ऐसे हैं जिनके मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेंगे, कुछ ही ऐसे बैंक मिलेंगे जिनके
मुख्यालय आपको कहीं और मिलेंगे, जैसे कि महिला समिति बैंक हो गया या भारतीय महिला बैंक हो गया। तो ये एसबीआई के अंदर में ही आता है। उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जिम बैंक की। तो एग्जिम बैंक भारतीय निर्बाध आयात बैंक है जो कि 1 जनवरी 1982 में बनाया गया था। फिर हम कुछ टाइप ऑफ इकोनॉमी पे बात करेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आती हैं और जो कि पूछ ली जाती हैं, जैसे कि यदि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जो हमारी मुद्रा है उसका मूल्य गिर जा रहा है तो कीमत बढ़ जा रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। फिर यदि बाजार में मुद्रा की कमी हो रही है, उसके कारण कीमतें गिर जा रही हैं, तो उत्पादन सीधी सी बात है गिर जाएगा, और जो बेरोजगारी है वो तो बढ़ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। इसके अलावा दो और ऐसी टर्म्स आती हैं जिनको हम देखेंगे। पहली है मुद्रा से रिलेटेड, तो है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन में क्या होता है? जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि कर देना, वस्तु के जो मूल्य होते हैं उनमें वृद्धि का प्रयास करना, जिससे मंदी आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। फिर हम बात करेंगे डिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से बिल्कुल अपोजिट होता है जो इन्फ्लेशन होती है जहाँ पर मुद्रा गिर जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? वो ना गिरे, इस उसमें मतलब इस कंडीशन को रोकने के लिए डिसफ्लेशन की कंडीशन बनाई जाती है। इसके बाद हम दो बैंक और बचे हमारे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है एमबीएफसी बैंक। ये बैंक नहीं है एक्चुअली, ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। आरबीआई जो है उसके एक्ट 1997 के अनुसार एमबीएफसी एक ऐसी संस्था है जो कि फंक्शन करती है किसी भी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसे किसी भी रूप से उधार देना इस पे। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लेबल एटीएम प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लेबल एटीएम प्रेजेंट है? तो सही आंसर है एमबीएफसी। इसके बाद नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे तो वो है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 12 अप्रैल 1988 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अजय त्यागी इसके करंट के गवर्नर हैं। 1992 में इसे सांविधिक दर्जा या संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी जो है ये इसके प्रमोटर काफ़ी सारे हैं, जिनमें से 3 प्रमुख है। एक है ICICI, एक IFCI और एक IDBI। इसके बाद हम लास्ट बैंक की तरफ आज बात करेंगे। जो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है MSE, जो कि 1992 में बनाया गया था। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ये कभी पूछा जा सकता है कि MSE कब बनाया गया था। तो 1992 में बनाया गया था। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो ये भी मुंबई में ही है। और जो फेरवानी समिति है 1991 में सिफारिश की थी, उसके बाद इस बैंक को बनाया गया था। और इसमें डीमैट खाता नाम का खाता होता है जिसे खोला जा सकता है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए कुछ नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स जो कि आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ हमारे मुद्रा से रिलेटेड, भारतीय मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। साथ ही साथ कुछ बैंक्स भी थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यही सब हैं जिनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज़ आप वीडियो को 2 से 3 बार गो थ्रू कर लीजिए, इससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाएंगी। इसी के साथ डू शेयर। थैंक यू।